तो ठीक है बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग अलग टाइप के वायर्स जो कि प्लेन में रखे हुए हैं या परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखे हुए हैं, उनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। जो स्ट्रेट वायर होता है उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब स्ट्रेट वायर को भी दो टाइप से रखा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट केस ये बनता है व्हेन वायर is in plane of paper। मतलब आपके पास जो नोटबुक है, आपके पास जो पेपर है या फिर मेरे पास जो बोर्ड है, जब वायर पूरा का पूरा इसमें रखा हुआ हो, मुझे आंखों से दिख रहा हो, ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आइए निकाल के देखते हैं। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे ये एक वायर रखा हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रही है लाइक दिस। अब आपको कहीं पर भी दो पॉइंट दे दिए जाए, जैसे कि एक पॉइंट दे दिया गया पॉइंट पी, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो जैसे कि आप जानते हो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। सबसे पहले आप अपने राइट हैंड का जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है और उसके बाद आपके फिंगर्स के रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन शो करती है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्चुअल में क्लोज्ड लूप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से बनेगा और पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक बार फिर से थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो फिंगर्स की जो डायरेक्शन आ रही है पॉइंट पी पर, जो कि अभी हमें दिख रही है इनवर्ड है, तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे ही एक पॉइंट अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए पॉइंट क्यू, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आइए देखते हैं। इसी तरह से रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ से फिंगर्स जो है वो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, मतलब आउटवर्ड है, और इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जैसे जैसे इस पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट केस ये हुआ व्हेन वायर इज इन प्लेन ऑफ पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक लूप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका आधा लूप जो है इस प्लेन के ऊपर की तरफ है और बाकी का आधा जो है वो इनसाइड है, जिसको मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है। या आप चाहो तो इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाली जो लाइन है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, और ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए सेकंड केस when wire is perpendicular to the plane of paper। जैसे कि आपके पास नोटबुक है और इसके परपेंडिकुलर अगर आपने वायर को रखा हुआ है, मतलब जैसे सोचो कि ये एक वायर है तो मैंने इसको इस टाइप से रखा हुआ है। ये बिल्कुल आधा वायर का टुकड़ा जो है मुझे बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है और बाकी आधा जो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल एज इट इज पीछे की तरफ है। तो आइए इसमें दो तरह के केसेस बनते हैं। जब इस वायर में करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड हो, मतलब बाहर की तरफ हो, तो जैसे कि आपको पता है कि आउटवर्ड को हम डॉट से शो करते हैं, तो इस टाइप से करंट जो है मुझे बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। इसी में एक केस बनता है इसका जस्ट अपोजिट, जब करंट की डायरेक्शन इनवर्ड हो, मतलब अंदर की तरफ हो। तो एक बार फिर से आपके जो राइट हैंड का जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। अब बेसिकली यहाँ पर करंट जो है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो ऐसे मैंने थंब को रखा। उसके बाद जो मेरे फिंगर्स के रोटेशन की डायरेक्शन है एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो एक बार फिर से इसके सराउंडिंग इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल इस टाइप से, और इसको हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ही इसमें एक बार फिर से वही करंट की डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर। तो इस बार मेरी जो फिंगर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में रोटेट हो रही है इस टाइप से। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्लॉकवाइज। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब करंट की डायरेक्शन क्या हो, क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। मतलब C फॉर क्रॉस एंड C फॉर क्लॉकवाइज, दोनों C एक साथ में रहते हैं और बाकी इसका अपोजिट है जो वैसे ऑटोमेटिकली याद रह सकता है। नोट करिए।
चलिए, अब स्ट्रेट वायर के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड नंबर पर आता है सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के केस में भी फर्स्ट एक बार फिर से वही, जब आपने वायर को प्लेन और पेपर में रखा हो, मतलब पूरा का पूरा वायर आपको जब दिखाई दे रहा हो लाइक दिस, और ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि इस बार जो करंट है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट होगा। मतलब अगर करंट स्ट्रेट थी तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर था। अब यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। और एक केस मैंने आपके सामने बनाया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है करंट की जो डायरेक्शन है वो मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। और करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार फिर से वही करना है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। पिछले केस में हम जो थंब की डायरेक्शन थी उसको एज ए करंट की डायरेक्शन शो कर रहे थे, लेकिन इस बार जो फिंगर्स की डायरेक्शन है उसको एज ए करंट की डायरेक्शन आपको कंसीडर करना है। और करंट की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को रोटेट करना है। तो ये हम करते हैं, करके देखते हैं। तो बेसिकली जो थंब की जो डायरेक्शन है जो कि हमें दिख रही है आउटवर्ड है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है और बाहर की तरफ है। इसी का दूसरा केस ये लीजिए, एक बार फिर से एक सर्कुलर वायर है और इस बार इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और जैसे कि आपको पता है C फॉर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस इनवर्ड। मतलब बिल्कुल एज इट इज है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को देखकर उसको कंसीडर करके उसके हिसाब से निकालनी है। हम करंट की डायरेक्शन पता होने पर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नोट करिए। चलिए, अब सेकंड है, इसमें सेकंड नंबर पर आता है व्हेन वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब इस बार आप ध्यान से देखिएगा, ये सर्कुलर वायर है एक बार फिर से, लेकिन पिछली बार मैंने इसको ऐसे रखा हुआ था और इस बार ऐसे उठाकर मैंने इसके परपेंडिकुलर कर दिया, बिल्कुल इस टाइप से, जिसमें आधा वायर मुझे आपको से दिखाई दे रहा है जो कि बाहर की तरफ है ऐसे, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो कि पीछे की साइड में उसको मैंने डॉट लाइन से शो कर रखा है। अब इसमें भी बेसिकली दो केस बनेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी आई कौन सी साइड में है। तो मान लेते हैं हम इसको राइट साइड से जाके देखते हैं। तो जब मैं इस वायर को राइट साइड से जाके देखता हूं और करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रोटेट करता हूं, तो मैं पाता हूं मेरी थंब की डायरेक्शन मेरी तरफ है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप इसको करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रोटेट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस टाइप से। मतलब ये चीज कंफर्म हो गई कि अगर वायर परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे प्लेन के पैरेलल में आएगा, हमारे पेपर के पैरेलल में आएगा। इसी का दूसरा केस ऐसे हो सकता है, एक बार फिर से वही वायर जिसको मैंने परपेंडिकुलर रखा और इस बार मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं इस टाइप से। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इनवर्ट होगी और इस पॉइंट पर आउटवर्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसके सेंटर पर, एक बार फिर से वही करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करिए, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेगी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग केसेस में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, जो कि इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है फाइंड करना। नोट करिए। चलिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के अंदर इनके बारे में समझना काफी जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को इस टाइप से फाई बी या फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि इस टाइप से प्लस एक्स डायरेक्शन में गुजर रही है। अब मैं कोई भी अपनी मर्जी से एक प्लेन कंसीडर करता हूं। ये प्लेन है जिसका एरिया मान लेता हूं a है और इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, आप देखिए ये एरिया जो मैंने अपनी मर्जी से लिया है
क्या इसमें से सारी फील्ड लाइंस इसमें से होकर गुजर रही है? नहीं, सारी की सारी तो नहीं गुजर रही, लेकिन कुछ फील्ड लाइंस बिल्कुल इसमें से होकर गुजर रही है। तो फ्लक्स का मतलब होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज passes थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन या गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया व्हिच इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे MFL, which are passing through given cross section area। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जितना एरिया आपने कंसीडर किया है उस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस होकर निकल रही है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, phi b इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी ये फॉर्मूला पता होना इतना ही जरूरी होता है, जहां पर B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और A का मतलब है एरिया। और आप जैसा कि जानते हो कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वैसे ही फ्लक्स भी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इतना तो हमें भी पता है कि नंबर जो है हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होती है। और अगर यहाँ से डॉट को हटा दिया जाए तो बताइए क्या आएगा? डॉट हटाते ही यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द वो प्लेन जो आपने कंसीडर किया है यहाँ पर। ठीक है, तो नोट करिए एक बार यहाँ तक। चलिए अब हम फ्लक्स के यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? सबसे पहले एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट इसका होता है, ऐसा कि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली इसका जो एसआई यूनिट है वो होगा टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, या फिर इसको अलग तरीके से बोलते हैं वेबर, और इसको WEB से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर CGS यूनिट की बात करें तो टेस्ला की जगह क्या आ जाएगा? गॉस, और मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं एक साइंटिस्ट के नाम से, दैट इज मैक्सवेल। ठीक है, तो ये इन दोनों के यूनिट होते हैं, नोट करिए। चलिए अब हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं फ्लक्स की। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है B डॉट A मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस को कैसे निकाला जाता है। फिलहाल के लिए आपको याद रखिए इसकी डायमेंशन होती है M1 L2 T-2 और A-। ठीक है, तो एक बार ये नोट करें। चलिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट शो कर रखी है 0.5 टेस्ला है, एक एरिया दे रखा है इसमें 1 mm स्क्वायर, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट। एक बार ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए और उसके बाद में आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन करना है, और मैं तो ऐसे बता ही रहा हूँ इसका आंसर। तो देखिएगा, सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो यही फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 0.5, एरिया दे रखा है 1 mm स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना आपको यूनिट्स जो है वो सभी SI में रखनी है, तो mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 mm स्क्वायर को यहाँ पे मैं लिखूंगा 10⁻³ स्क्वायर इनटू cos थीटा। एंगल कितना दे रखा है दोनों के बीच में, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का ही यूज करना है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कई बार दूसरा वाला जो एंगल है प्लेन वाला एंगल, जैसे कि जो सर्कुलर ये जो एरिया है उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, कई बार ये दे देते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा cos 30। अब ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.5 टेंस टू द पावर -3 का स्क्वायर करेंगे -6 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.25 √3 इंटू टेंस टू द पावर -6। जब भी आप ट्यूशन करते हो तो उसके बाद लास्ट में यूनिट लिखने की आदत डाल दीजिए, नोट करिए एक बार। चलिए, तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए। मैग्नेटिक फील्ड आपको इस बार वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है 4i के माइनस के एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर और ये दे रखा है कि जो लूप है इज इन प्लेन ऑफ पेपर, मतलब लूप को आपने बिल्कुल इस टाइप से रखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज आपको लूप दिखाई दे रहा है। तो अब इस लूप से जिसका एरिया आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, कितना फ्लक्स इससे होकर निकल रहा है। फ्लक्स का मतलब वही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपको कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर निकालिए। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला वही है हमारे पास। इस बार क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है तो हमें भी फॉर्मूले को अपने मतलब के हिसाब से वेक्टर की फॉर्म में यूज करना पड़ेगा एंड दिस विल बी v डॉट a। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड का x डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से पता चल रहा है 4। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज 4 टेस्ला। और क्योंकि प्लस आई केप है तो प्लस आई केप होने की वजह से ये मैंने प्लस x डायरेक्शन में शो कर दिया है। उसके बाद z एक्सिस पर आप देखिए माइनस k केप, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहाँ पर क्योंकि k केप के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है और माइनस k केप होने का मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, तो ये हो जाएगा 1 टेस्ला। अब क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन को शो कर दिया है तो अब यहाँ पर साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले आप देख के सोच के बताइए, सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर आएगा। तो बिकॉज क्योंकि आपने इस लूप को प्लेन में रखा हुआ है, कौन से प्लेन में रखा हुआ है देखिए ध्यान से, ये वाला y एक्सिस है और ये जो है वो x एक्सिस है, मतलब हमने जो हमारा लूप है उसको xy प्लेन पे रखा हुआ है। तो इसका एरिया वेक्टर बेसिकली z एक्सिस पर आएगा या k के डायरेक्शन में आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब आपको ये देखना है कि कौन से मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हमारे एरिया को क्रॉस कर रहा है। चलिए सबसे पहले 4 टेस्ला की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसको एक तरीके से, दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता चल गई है प्लस के। अब आपको सारी डायरेक्शंस पता चल चुकी है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखकर आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा यहाँ पर 4i केप माइनस के। उसके बाद डॉट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है के केप और मैग्नीट्यूड इसका 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये होगा 4 × 1, ये होगा i केप डॉट के माइनस यहाँ पर होगा 1 × 1 और यहाँ पर आएगा के केप डॉट के। ठीक है, अब आप इतना जानते होंगे कि i केप डॉट के केप, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और i केप डॉट के केप की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ये 0 होने की वजह से ये पूरी क्वांटिटी, ये जो वैल्यू है वो 0 हो गई है। तो बेसिकली हमारे पास में क्या बचा है, सबसे पहले तो के केप डॉट के केप की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1, तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा वो होगा -1 और यूनिट होती है इसकी वेबर। तो इस तरह से शो कर सकते हैं या एक डायरेक्टली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। यहाँ से पता चल रहा है कि जो एरिया वेक्टर है वो के केप डायरेक्शन में है, ये कंपोनेंट जो है वो आई केप डायरेक्शन में है, तो ये इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका कोई रोल नहीं रहा। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचा ओनली ये। अब हमारे एरिया वेक्टर में और इस मैग्नेटिक फील्ड में 180 डिग्री का एंगल है और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, 1 × 1 और cos 180 का -1, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -1। नोट करिए। तो पहली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमने पढ़ ली है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सेकंड नंबर पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फिर इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन और इसको b वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जनरल डेफिनेशन क्या है, दो डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन है द इमेजिनरी लाइंस सराउंडिंग मैग्नेट
or current carrying wire which shows the effect on magnetic needle। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा है, अगर आप किसी मैग्नेटिक नीडल को ले जाके रख देते हो और उसमें करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक नीडल जो है अचानक से अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, या एक मैग्नेट के पास में भी अगर आप ले जाके रख देते हो तो भी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी टाइप का कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो किसकी वजह से एक्सपीरियंस करती है, इसका मतलब उसके सराउंडिंग कोई ना कोई फील्ड है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि उसको इफेक्ट कर रही है, उसको फोर्स लगा रही है, उसी को हमने नाम दिया है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। इसी की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब B is equal to phi upon A। यूनिट एरिया से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होके गुजर रही है, पास हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। एक बार नोट करिए। चलिए अब हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, फिर भी जैसे कि एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखा है, B is equal to phi P upon एरिया। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट अभी मैंने आपको लिखाया था वेबर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम अलग नाम से बोलते हैं, दैट इज टेस्ला। ठीक है, तो यूनिट नोट करिए। चलिए डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लक्स की डायमेंशंस क्या आई थी, m1 n2 t-2 a-1। ठीक है, और एरिया की डायमेंशंस क्या होती है, L2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस क्या आ जाएगी, m1 L0 t-2 a-। चलिए अब थर्ड नंबर पर आती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और या फिर इसी का एक नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको H वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में सोच लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। द फील्ड विच इज अप्लाइड टू डेवलप्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन मैग्नेटिक मटेरियल। चलो इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, अभी इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन मुझे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप करनी है, मुझे इसको एज ए मैग्नेट बनाना है। तो एक चारों तरफ एक फील्ड था, उसी फील्ड में ले जाकर मैंने इसको रख दिया। जैसे किसी को गर्म करना होता है तो इसको हम किस में रख देते हैं, फायर के अंदर ले जाके रख देते हैं, स्टोव पे ले जाके रख देते हैं। वैसे ही मैंने इसको एक ऐसे फील्ड में ले जाके रख दिया जो कि कुछ टाइम के बाद इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे देगा, या इसको एज ए मैग्नेट बना देगा। तो जिस फील्ड में मैंने इसको ले जाके रखा, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, उसी फील्ड को हमने क्या नाम दिया है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। या इसी की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और परमिएबिलिटी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए अब इसके यूनिट देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, जो आपको याद रखना है। उसके बाद सीजीएस यूनिट, कई बार सीजीएस में भी दे दिया जाता है, तो सीजीएस यूनिट इसका होता है ओरेस्टेड। ठीक है, और ओरेस्टेड और एम्पियर पर मीटर में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है 1 ओरेस्टेड इज इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर। हालांकि इसमें क्वेश्चन कम ही आते हैं, फिर भी याद रखना चाहिए आपको। और डायमेंशंस की अगर बात करें तो यहाँ से इसकी डायमेंशंस को हम निकाल सकते हैं। देखो इसकी सहायता से हम आसानी से इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। मास यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट नहीं है तो m0, लेंथ जो है वो अपोन में प्रेजेंट है तो l-1, टाइम नहीं है तो t0, और ऊपर एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा a1, मतलब m0 l-1 t0 a1। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। अब आज जो हमने पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना। तो डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जो थ्योरीज मैंने आपको समझाई है, एक बार उसको अच्छे से स्टडी करना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के जो क्वेश्चंस है वो आपको एक बार अच्छे से करने हैं। ठीक है।